नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मेलोनी को लेकर नए दावे किए हैं, जिनका इटली के प्रधानमंत्री ने सख्त जवाब दिया है। इसके बाद ट्रंप ने एक बार फिर अपने आरोप दोहराए हैं, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया कि फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बार बार उनके साथ तस्वीर खिंचवाने की गुजारिश कर रही थी। ट्रंप ने कहा कि मेलोनी ने इटली में उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, इसके लिए उन्होंने उनसे तस्वीरें खिंचवाने की गुजारिश की थी। वो चाहती हैं कि उनकी राजनीतिक छवि पहले जैसी हो और वे अपनी राजनीतिक छवि को मजबूत करना चाहती हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में ये भी कहा है कि जब ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका गया, तब इटली ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया था। उनके मुताबिक इस फैसले से दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि इटली ने अमेरिका को अपने लैंडिंग स्ट्रिप्स और रनवे इस्तेमाल करने की अनुमति भी नहीं दी थी, जिससे अमेरिकी सेना और प्रशासन को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि अमेरिका हर साल इटली और दूसरे नाटो सहयोगियों के सहयोगी देशों के लिए सुरक्षा के लिए अरबों डॉलर्स खर्च करता है। इसके बावजूद भी इटली का रवैया सहयोगी देशों जैसा नहीं था। उन्होंने ये भी लिखा है कि अब अमेरिका ने ईरान को सैन्य रूप से हरा दिया है, तब मेलोनी फिर से अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में ये भी लिखा है कि अब उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये विवाद तब बढ़ गया जब G7 शिखर सम्मेलन के बाद टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने यह दावा किया था कि जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लगातार आग्रह कर रही थी। ट्रंप के इस बयान के बाद इटली की सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं जॉर्जिया मेलोनी ने एक वीडियो जारी कर ट्रंप के सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्रंप की बातें पूरी तरीके से मनगढ़ंत है और गलत है। मेलोनी ने कहा था कि उन्होंने कभी भी ट्रंप से तस्वीर खिंचवाने की गुजारिश नहीं की थी। उन्होंने ये भी कहा कि न तो वे और न ही इटली किसी देश या नेता से इस तरीके की विनती करता है। उनके मुताबिक इटली एक सम्मानित देश है जो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेता है। मेलोनी की प्रतिक्रिया के बाद ट्रंप अपने बयान से पीछे नहीं हटे। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट करते हुए अपने पुराने दावों को दोहराया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जो भी बातें कही हैं वे सही हैं और वे अपने बयान पर कायम रहेंगे। उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि मेलोनी की लोकप्रियता में गिरावट आई और वे अमेरिका के साथ अपनी नज़दीकी दिखाकर इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती हैं। अमेरिका और इटली लंबे समय से नाटो के अहम सहयोगी देश रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मजबूत रिश्ते रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच इस तरीके की सार्वजनिक बयानबाजी कूटनीतिक नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। इस तरीके से बयान दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल सकते हैं। हालांकि फिलहाल किसी भी तरीके की आधिकारिक विवाद या संबंधों में बदलाव की घोषणा नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप के बयान में ईरान का मुद्दा भी उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के समय इटली ने अमेरिका का पूरा साथ नहीं दिया था। हालांकि इस आरोप पर इटली सरकार की ओर से कोई भी विस्तृत आधिकारिक जवाब नहीं दिया गया है। मेलोनी ने केवल ट्रंप के उन दावों को खंडन किया है जिनमें कि तस्वीर खिंचवाने और व्यक्तिगत व्यवहार का जिक्र किया गया था। फिलहाल ये पूरा मामला दोनों नेताओं के बयानों तक सीमित है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने आरोपों पर लगातार कायम है, वहीं दूसरी ओर जॉर्जिया मेलोनी उन्हें पूरी तरीके से झूठा और मनगढ़ंत बता रही हैं। दोनों नेताओं के अलग अलग दावों के बीच किसी आधिकारिक पुष्टि की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में ये विवाद फिलहाल बयान बनाम बयान की स्थिति में बना हुआ है और आने वाले समय में इस पर दोनों देशों की ओर से क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं ले चलेंगे आपको अगली खबर की ओर। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़ी कथित गड़बड़ी के मामले में एसआईटी की जांच अब पूरी होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी जाएगी। इसी बीच इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के उत्तर भारत के प्रमुख अनुराग रस्तोगी ने कई अहम दावे किए हैं, जिससे ये मामला और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है।
अनुराग रस्तोगी ने कहा है कि अब उनके लिए कुछ बातें सार्वजनिक करने की जरूरत हो गई है। उन्होंने दावा किया है कि उनके परिवार की ओर से करीब 3 किलोग्राम चांदी का एक दीपक बनाकर राम मंदिर के लिए गुप्त दान किया गया था। उनके मुताबिक गुप्त दान की अनुमति श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ने उस दीपक से अखंड ज्योति प्रज्वलित की थी, जो नए मंदिर के निर्माण तक लगातार जलती रही। लेकिन नया मंदिर बनने के बाद उस दीपक का क्या हुआ, वे कहां गया, इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई। रस्तोगी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने देश भर के लोगों से अपील की थी कि जो भी श्रद्धालु राम मंदिर के लिए चांदी दान करना चाहते हैं वे कम से कम 100 ग्राम चांदी भेजें। इस अभियान के तहत देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने 100 ग्राम से लेकर 1 किलो तक चांदी भेजी थी। उनके अनुसार कुल 34 किलो 644 ग्राम चांदी इकट्ठा की गई थी। उन्होंने बताया कि इस चांदी को लेकर वे अयोध्या पहुंचे थे, जहां शशिदास जी महाराज के परिसर में विधि विधान से उसका पूजन कराया गया था और इसके बाद ये चांदी इस अनुरोध के साथ मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई थी कि भूमि पूजन के दौरान मंदिर की नींव में इसका उपयोग किया जाएगा। हालांकि जब भूमि पूजन हुआ तो उन्हें कहीं भी उस चांदी का इस्तेमाल नहीं दिखाई दिया। उनका कहना था कि उन्होंने काफी तलाश की, लेकिन वे चांदी का इस्तेमाल कहां हुआ इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिल सकी। हालांकि अनुराग रस्तोगी ने यह भी कहा है कि जब उन्होंने चांदी सौंपी थी तब उन्हें उसकी पूरी रसीद दी गई थी। उनका मानना है कि ट्रस्ट ने संभवतः उस चांदी का किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि राम मंदिर परिसर में कई जगह चांदी का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करना वो चाहते हैं। रस्तोगी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी भरोसा जताते हुए कहा कि सीएम ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है और उन्हें विश्वास है कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि पूरा उनको भरोसा है कि सीएम किसी भी तरीके की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि किसी भी तरीके की गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में सबसे बड़ी चिंता पैसों की नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था की है। उनका कहना था कि राम मंदिर देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और ऐसे में किसी भी मामले से लोगों का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी गलती किया है तो उसे कानूनी दायरे में लाकर जवाबदेही बनाना होगा। अनुराग रस्तोगी ने यह भी कहा है कि एसआईटी की जांच को उनकी जरूरत पड़ती है तो वो पूरा सहयोग करेंगे और उनके पास जो भी दस्तावेज, रसीदें या फिर अन्य जानकारी है वे जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराएंगे ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके। फिलहाल एसआईटी की आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। ऐसे में अनुराग रस्तोगी के ये दावे उनके व्यक्तिगत बयान बताए जा रहे हैं। अब सभी की नजर एसआईटी की रिपोर्ट पर है और उनके आधार पर सरकार की आगे की कार्रवाई क्या होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इस वक्त हम सबके मन में आया तो मैंने अपने परिवार की तरफ से एक 3 किलो चांदी का दीपक बनाया और उसको गुप्त के रूप में, आज आप लोगों के सामने मजबूरी है कि बोलना पड़ रहा है, लेकिन वो गुप्त दान के रूप में हमने प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पित किया, जिसकी इजाजत आदरणीय चंपत राय जी ने ही हमको दी और डॉक्टर अनिल मिश्रा जी ने ही जाकर के उस अखंड ज्योत को वहां जलाया और जब तक नया मंदिर नहीं बना तब तक वो ज्योत वहां पर जलती रही रेगुलर। उसके बाद जब नया मंदिर बना तो हमें उस ज्योत का नहीं पता कि आज की तारीख में वो ज्योति कहाँ रखी गई है। वही अगली खबर भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है। बिहार के भोजपुर जिले में कथित पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं बढ़ते विवाद के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने पूरे मामले की न्यायिक जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि भरत तिवारी की फर्जी एनकाउंटर किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में कई बार जाति देखकर फर्जी एनकाउंटर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने इस एनकाउंटर को जाति से जोड़ते हुए फर्जी एनकाउंटर बताया है। तेजस्वी यादव ने बिहार पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में थानों के अंदर कई लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि गाय घाट, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जैसे घटनाओं में भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया गया है। ये उनका आरोप है कि
बिहार पुलिस पहले भी कई फर्जी एनकाउंटर कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भोजपुर के इस मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए और सीएम सम्राट चौधरी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। सरकार पर हमला जारी रखते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया है और भ्रष्टाचार के मामलों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ चर्चित मामलों में बड़े लोगों को बचाने के लिए अधिकारियों का तबादला भी किया जा रहा है या उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उनके मुताबिक सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दूसरे मुद्दे सामने ला रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्होंने पहले भी कहा था कि मौजूदा सरकार विकास के बजाय सिर्फ फर्जी एनकाउंटर करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के असली मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि नाम बदलने और दूसरे विवादों में उलझी हुई है। उन्होंने चुनावी वादों का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा अभी भी पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। उनके मुताबिक अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, जबकि निर्दोष लोगों पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपराध रोकने और लोगों का भरोसा जीतने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। नीट री एग्जाम को लेकर भी तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सरकार एक परीक्षा भी सही से नहीं करा पा रही। उनका कहना था कि बिहार के युवा सबसे ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी सरकार होती तो परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ होती और छात्रों के आने जाने का भी बेहतर व्यवस्था किया जाता। साथ ही उन्होंने दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों को शुभकामनाएं भी दी। वहीं भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस मामले की जानकारी मीडिया के जरिए मिली। उनके मुताबिक पुलिस किन किन परिस्थितियों में गोली चला सकती है, इसके लिए कानून और नियम बनाए गए हैं और अगर पुलिस गोली चलाती है तो इसकी वजह क्या है, इसको ये वजह सबको पता होनी चाहिए। भरत तिवारी एनकाउंटर को विपक्ष लगातार सरकार का घेराव कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस केस में क्या बयान सामने आते हैं और जांच के बाद ये मामला क्या रूप लेता है। एक बात स्पष्ट है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय है। और ये पहली घटना ही नहीं है, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया गया है। वही अगली खबर राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली के शादरा रेलवे स्टेशन पर सीट को लेकर हुए विवाद में बागपत के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय पंकज धामा के रूप में हुई है, जो पिछले 15 वर्षों से दिल्ली मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे थे। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, जबकि पुलिस ने मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि पंकज धामा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले थे। वे रोजाना ट्रेन से बागपत दिल्ली ड्यूटी करने के लिए आते जाते थे। 19 जून की शाम वे अपनी ड्यूटी के लिए दिल्ली पहुंचे थे। आईपी मेट्रो स्टेशन पर ड्यूटी पूरी करने के बाद उन्होंने शनिवार सुबह 5 बजे शादरा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर योगा एक्सप्रेस का इंतजार वो कर रहे थे और सुबह करीब 6 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची। पंकज जनरल कोच में चढ़ने लगे। इसी दौरान सीट को लेकर कुछ युवकों से उनकी कहासुनी हो गई और देखते ही देखते ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया और करीब 8 युवकों ने उन्हें घेर लिया और आरोप है कि सभी ने मिलकर पंकज के साथ लात घूंसों से उनको बेरहमी से पीटा और इसके दौरान उनके सिर पर गंभीर चोटें आई। उनके सिर पर कई बार वार किए गए, जिसके बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए। प्लेटफॉर्म पर मारपीट होते देखकर वहां तैनात सुरक्षा कर्मी में से एक जवान मौके पर पहुंचा और किसी भी तरीके से पंकज को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया गया। जवान को देखकर आरोपी वहां से भाग निकले। मारपीट के बाद पंकज प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े और काफी देर तक तड़पते रहे। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पंकज के परिजन बागपत से दिल्ली पहुंचे। उसके बाद परिवार में शोक
की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि शनिवार शाम उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पंकज अपने पीछे पत्नी पूजा, 5 साल के बेटे सम्राट और 1.5 साल की एक बेटी को छोड़ गए हैं। मामले की जांच के दौरान दिल्ली जीआरपी ने आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज से उनको पहचाना है और तस्वीरों के आधार पर सूचना दी गई। मुजफ्फरपुर जीआरपी को ये सूचना दी गई और योगा एक्सप्रेस की चेकिंग के दौरान मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित, सागर, हर्षित, निशांत, जीवन, प्रिंस, आकाश और रोहित के रूप में हुई है। सभी दिल्ली के शादा इलाके के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि योगा एक्सप्रेस से वो ऋषिकेश घूमने जा रहे थे। बाद में दिल्ली जीआरपी की टीम ने उनको पकड़ लिया। वहीं मृतक के पिता राजेंद्र धामा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि घटना के दौरान समय रहते ही उचित मदद नहीं की गई। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने न तो एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की और न ही घायल बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। उनका कहना है कि अगर समय रहते इलाज मिल जाता तो उनका बेटा आज जिंदा होता। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पूरा विवाद ट्रेन में सीट को लेकर शुरू हुआ था, जो कुछ मिनटों में हिंसक झड़प के रूप में बदल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के दौरान और कौन-कौन लोग वहां मौजूद थे तथा क्या-क्या अन्य लोगों की इसमें भूमिका शामिल थी। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहे TV7 भारत। नमस्कार।